हमने लास्ट लेक्चर में जो रेजोनेंस सर्किट देखा दैट वाज कॉल्ड एज सीरीज रेजोनेंस सर्किट, राइट? एंड इन सीरीज रेजोनेंस सर्किट there will be maximum current for one particular frequency and that frequency was called as resonance frequency. और रेजोनेंस किसका हो रहा था उस पे, उस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस किसका हो रहा था? जो सडनली बढ़ रहा है, तो क्या बढ़ रहा था सडनली? करंट बढ़ रहा था, करंट मैक्सिमम हो जा रहा था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, बराबर? तो जिस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, उसको सर्किट एक्सेप्ट करेगा क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी के लिए ही करंट मैक्सिमम है, और बाकी सबको रिजेक्ट। दैट इज व्हाई मैंने एक स्टेटमेंट भी लिखा था, सीरीज रेजोनेंस सर्किट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सेप्टर सर्किट। क्या बोलते हैं इसको? एक्सेप्टर सर्किट, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक और एग्जांपल रखता हूं, फिर इससे हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, वो थोड़ा समझने में आसानी होगी कि उसकी नीड क्या है। अब देखो, सीरीज रेजोनेंस सर्किट में हमने देखा कि ये ग्राफ था करंट वर्सेस क्या था यहाँ, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कुछ जितना इसकी बैंडविड्थ कम होगी उतना ये शार्प होगा। इनिशियली ये ग्राफ कुछ ऐसा था, ठीक है, इसके हमने मान लो बैंडविड्थ कम कर दिए, शार्प हो गया, अदर इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है। अच्छा, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इसका करंट होगा मैक्सिमम, दैट फ्रीक्वेंसी वाज कॉल्ड एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो वो फ्रीक्वेंसी पे जो भी सिग्नल होगा वो सुनाई देगा, वो एक्सेप्ट होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? रिजेक्ट हो जाएंगे। बोलो, इतना क्लियर है? हाँ। अब मैं क्या बोलता हूँ, भले ये सिग्नल शार्प है, ओके, ठीक है, लेकिन इसके आसपास लेट से बहुत करीब में कोई फ्रीक्वेंसी रही होगी, जैसे 93.2 मुझे सुनना है, और जैसे मैंने बताया ना कि किसी इंसान ने एक रेडियो स्टेशन बना लिया, वो एग्जैक्टली 93.3 पे है, लेट से, बहुत मतलब इन दोनों के बीच में फ्रीक्वेंसी का जो गैप है वो बहुत कम है, और इससे लेट से ये हो रहा है कि मैं कितनी भी फ्रीक्वेंसी को शार्प कर लूं, इसकी नॉइस मेरे सिग्नल में मिल ही रही है ना। ये ग्राफ को मैं और पतला कर दूं, तो अगर 93.2 इधर आ रहा है तो 93.2 इधर आ रहा है तो 93.3 यहीं कहीं आएगा। तो इसकी भी तो एक लिमिट होगी कि इसको हम कितना शार्प कर सकते हैं, राइट? तो कुछ भी कर लूं मैं बोला इसकी तो आवाज मुझे आ ही रही है और ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। या तो ऐसा भी आप बोल सकते हो कि लेट से कि कोई क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अब वो लोग डिटेक्ट ना हो इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपना एक अलग से रेडियो चैनल बना के रखा, बराबर। अब उसकी जो बातें हैं वो कहीं और सुनने ना आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको बाकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ब्लॉक करनी पड़ेगी, या अदर चैनल्स जब चल रहे हैं उनको ये फ्रीक्वेंसी सुनना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, इनको ब्लॉक करना पड़ेगा। सिंपल। जैसे मान लो अगर आप किसी की आवाज नहीं सुनना चाहते या किसी से बात नहीं करना चाहते तो आपने उसको क्या कर दिया, ब्लॉक, बराबर। तो यही समझो वो ब्लॉकिंग मैकेनिज्म अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ये पहले ही वाले एग्जांपल से बता दूं तो और अच्छे से क्लियर होगा कि 93.2 पे कोई चैनल चल रहा है, कोई गाना चल रहा है, वो हमको सुनना है, ठीक है। 93.3 पे किसी बंदे ने अपना एक रेडियो स्टेशन बना दिया, अब उसकी भी आवाज अपने को आ रही है, तो ये चैनल वाले चाहेंगे कि ये रहे, ये सब लीगल है, इन्होंने सब कुछ अच्छे से किया, सरकार से परमिशन लेके, और ये अपने घर पे बैठ के चला रहा है, तो ऐसा ये होना चाहिए नहीं। तो इसको अगर अपने को ब्लॉक करना है तो यहाँ पे तो कोई ऐसा 3 डॉट है नहीं कि क्लिक किया और ब्लॉक कर दिया, ऐसा हो गया। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई ऐसा सर्किट बनाए, ठीक है, ऐसा सर्किट बनाए जो ये जिसके लिए ये फ्रीक्वेंसी के लिए करंट मिनिमम हो जाए। तो अगर करंट मैक्सिमम होता है तो वो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, जब करंट मिनिमम हो जाएगा किसी फ्रीक्वेंसी के लिए तो वो फ्रीक्वेंसी नहीं सुनाई देगी। आई बात समझ में? मतलब आई कैन से दैट वी कैन बी वेरी सिंपल। अभी अपना पर्पस है, चलो वो क्या करना है क्या नहीं बाद में देखते हैं। अभी मेरा पर्पस क्या है, इस सिग्नल को मुझे क्या करना है, ब्लॉक करना है। मतलब मैं नहीं चाहता हूं कि ये सिग्नल जो है इसकी आवाज आए। आई बात समझ में? क्लियर है? पक्का? तो चलो आओ देखते हैं उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना तो आपको लेकिन क्लियर हुआ होगा ना कि अगर जो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल मुझे चाहिए तो उस फ्रीक्वेंसी के लिए करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम।
तो एग्जैक्टली एक लॉजिक से समझो, लॉजिक से इस चीज का जवाब दो। अगर कोई मुझे फ्रीक्वेंसी नहीं सुननी है तो उसके लिए करंट क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलो ये सिर्फ इतना इस्टेब्लिश कर दिया अभी तक हमने, और इसी बात को रख के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कौन सा रेजोनेंस सर्किट देखने वाले हैं? पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। तो एक लाइन छोड़ो, स्टार डालो, हेडिंग लगाओ, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। देखा आपने? अब पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं वो समझ लो। नाम ही इसका पैरेलल है, तो अब जो भी डिवाइस यहाँ लगा होगा वो सीरीज में नहीं होगा। किस में होगा? एलसीआर में। सीरीज रेजोनेंस में हमने देखे थे एलसीआर तीनों किस में थे? पैरेलल में। तभी हमने एक्सएल इक्वल टू एक्सी किया, वो सब चीज है ना। यहाँ पे दो डिवाइसेस होंगे जो एक दूसरे से, या तीनों भी रहते हैं, तो बता दो यहाँ पे आर कहां से आ जाएगा। अब एलसीआर सीरीज देखे थे हमने, या एलसीआर क्या देखना है? पैरेलल। ठीक है, अब बोलोगे यहाँ रेजिस्टर किधर है? तो ये समझ लो, ये जो वायर है इसका भी तो अपना एक रेजिस्टेंस कुछ होगा ना। हाँ, इट इज प्लेइंग अ रोल ऑफ रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट। और बाकी दोनों किस में है? पैरेलल में। दिख रहा है ये इंडक्टर और ये कैपेसिटर, ये दोनों पैरेलल है। और इन दोनों को हमने अब किससे कनेक्ट कर दिया? एसी सप्लाई से। वहां पे हमने तीनों को सीरीज में रख के किससे कनेक्ट कर दिया था? तो यहाँ पे अब क्या है? पैरेलल में। अब इसको इसमें किससे कनेक्ट कर रहे हैं? एसी सप्लाई से। बोलो क्लियर है? ये चीज समझ में? इसमें किसी को कोई डाउट? पक्का? हाँ, यार रेजिस्टेंस इज निग्लिजिबल मान के चल रहे हैं हम लोग। अब कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस ना के बराबर ही होगा ना। ठीक है, इसमें से जो करंट जाएगा ऐसा जाएगा आई, ये करंट इधर जाएगा आई, ये करंट इधर जाएगा आई। बोलो यहां से क्या होगा? करंट दो हिस्सों में बट जाएगा। थोड़ा सा करंट आई में से आई एल हो जाएगा, मतलब इंडक्टर में जा रहा है इसलिए मैंने उसको आई एल दे दिया। और इसमें से थोड़ा करंट यहाँ से कैपेसिटर में जाएगा तो इसको मैंने आई सी दे दिया। फिर ये यहाँ गया, यहाँ गया, ये हो गया आई एल, ये हो गया आई सी। ये दोनों जाके यहाँ जब मिल जाएंगे तो फिर से क्या बन जाएगा? आई। फिर ये आई इधर आएगा, ये आई इधर आएगा, सर्किट कंप्लीट। बोलो इतना क्लियर है? यदि समझ में आई? सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो है क्या होता है? सेम होता है, डिफरेंट होता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है? डिफरेंट होता है। बोलो क्लियर है? हाँ, तो इनमें दोनों में अलग अलग करंट जा रहा है। ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर मैं करंट की इक्वेशन लिखूं फॉर इंडक्टर तो वो क्या होगी? सिंपल भाई, करंट की इक्वेशन। अब मान लो इसमें से जो ईएमएफ है उसकी इक्वेशन है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मुझे बताओ करंट की इक्वेशन क्या होगी? तो जब भी मैं आपसे करंट की इक्वेशन पूछूं इंडक्टर के लिए, तो सबसे पहले दिमाग में ये लेके आओ, इंडक्टर में कौन आगे होता है, कौन पीछे होता है? इंडक्टर में कौन आगे होता है और कौन पीछे होता है? वेलोसिटी नहीं आ रहा है, इतना भी गलत नहीं हो सकते हो तुम। हाँ, कि वोल्टेज को वेलोसिटी बोल रहे हो। बोलो कौन आगे होता है, कौन पीछे होता है? तो यहाँ पे अगर मुझे इंडक्टर के लिए करंट की इक्वेशन लिखना है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? तो अगर मुझे यही करंट की इक्वेशन जो कैपेसिटर में से जा रहा है उसके लिए लिखना है तो क्या हो जाएगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। खत्म। क्लियर है? करंट की और करंट दो हिस्सों में बट रहा था। ठीक है, कौन से दो हिस्सों में? आईएल और आईसी में। कुछ करंट इंडक्टर से जा रहा है, कुछ करंट कैपेसिटर से जा रहा है। Can I say the total current I will be equal to IL plus IC? हाँ, पैरेलल में ना, तो दोनों में अलग अलग करंट, दोनों को मिला दूंगा तो भाई आई तो बनेगा ना। बोलो ये क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है, इसको लेके मैं आगे बढ़ता हूं। तो कैन आई राइट इन प्लेस ऑफ आई एल, कैन आई राइट आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिख सकता हूं क्या? प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 लिख सकता हूं क्या? बोलो पक्का? ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ, क्या मैं आई नॉट की जगह, यहाँ पे क्या क्या है? इंडक्टर ना,
तो पहले लिखता हूं फॉर इंडक्टर, फॉर इंडक्टर। ये फॉर्मूला इसके इंडक्टर पे अप्लाई करके बताओ। V इक्वल टू क्या होता है IR, तो E इक्वल टू क्या होगा IR, I इक्वल टू क्या होगा E by R। नाउ टेल मी व्हाट विल बी दिस फॉर्मूला फॉर इंडक्टर IL, तो ये क्या हो जाएगा वेरी गुड E by अच्छा ये इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ I नॉट ऑफ इंडक्टर और I नॉट ऑफ कैपेसिटर, ऐसा यहाँ पर भी हो जाएगा I नॉट ऑफ इंडक्टर और ये हो जाएगा I नॉट ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो I नॉट के लिए ये क्या हो जाएगा E नॉट बराबर, हाँ प्लस माइनस आएगा किसके लिए इंडक्टर और कैपेसिटर। ये प्लस इंडक्टर में करंट आगे होता है। तो मैं आपसे ही पूछा था, आप ही लोग बताओगे, जो बोलोगे वो करूंगा। यहाँ प्लस सही है, अच्छा यहाँ गलत किया था मैंने, ये बराबर था माइनस और ये प्लस। यहाँ इंडक्टर में माइनस और कैपेसिटर के लिए प्लस। ओके, नाउ टेल मी व्हाट विल बी द टर्म फॉर इंडक्टर हियर, बताओ। अरे बोलो ना भाई, रेजिस्टेंस का काम इंडक्टर में कौन करता है, हाँ जोर से बोलो, क्या XL, ये हो गए इंडक्टर के लिए। नाउ टेल मी व्हाट विल बी I नॉट फॉर L और मैक्सिमम करंट फॉर C, तो क्या हो जाएगा E नॉट बाय वेरी गुड XC। तो मैं I नॉट की जगह पर और I नॉट L की जगह पर क्या ये दोनों पुट कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो लेट चलो पुट करते हैं। I विल बी इक्वल टू I नॉट की जगह क्या मैं पुट कर सकता हूँ, E नॉट ऑन XL साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, क्लियर, प्लस E नॉट बाय XC साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब देखो ये इक्वेशन में एंगल्स के अंदर कोई सिंगल टर्म नहीं है, प्लस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस के अंदर। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे। अगर मुझे पाई को इधर लेना है, यानी पाई को नेगेटिव पॉजिटिव बनाना है और ओमेगा टी को नेगेटिव बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा। अरे ये फॉर्मूला बताया था, भूल गए, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। मैंने अगर अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो ओमेगा टी माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये करने से क्या होगा, बाहर मुझे क्या लगाना पड़ेगा फिर माइनस। ठीक है, तो ये मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से देखो। I विल बी इक्वल टू E नॉट बाय XL साइन पाई बाय 2 मैंने पहले लिख दिया माइनस ओमेगा टी। इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, मैंने थीटा में माइनस अप्लाई कर दिया। अगर मैंने थीटा में माइनस अप्लाई कर दिया तो इसका असर क्या होगा कि बाहर क्या आना चाहिए, तो लो मैंने यहां लिख दिया माइनस। क्लियर है, हाँ इसमें किसी को कोई डाउट है, पक्का बोलो, हाँ। फिर क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, प्लस E नॉट बाय XC साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी, ये लिखूं चलेगा, इसमें किसी को कोई डाउट है, बोलो, पक्का, ठीक है। अब साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा हो, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा हो, दोनों ही होता है कॉस थीटा। क्या होता है, तो यहां मैं लिख देता हूं साइन पाई बाय 2 प्लस माइनस ओमेगा टी, ये क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। बोलो इतना क्लियर है। तो क्या मैं ये पूरे की जगह कॉस ओमेगा टी और ये पूरे की जगह कॉस ओमेगा टी लिख सकता हूं, तो कहना है राइट, I इज इक्वल टू E नॉट माइनस E नॉट बाय XL इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस E नॉट बाय XC इंटू कॉस ओमेगा टी। बोलो इतना क्लियर है, क्या इसमें किसी को कोई डाउट है। अब यहां से क्या क्या कॉमन बाहर आ सकता है, चेक करो। I कैन बी रिटर्न एज कॉस ओमेगा टी, मैंने क्या निकाल लिया दोनों में से कॉमन, अंदर क्या बचेगा माइनस E नॉट बाय XL प्लस E नॉट बाय XC। बोलो क्लियर है, हाँ इसको यहां वहां कर दो,
I इज इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी ई नॉट बाय एक्सी माइनस ई नॉट बाय एक्सएल। बोलो क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ, ई नॉट को भी बाहर फेंको तो क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं? ई नॉट भी तो कॉमन निकल सकता है ना, कॉस ओमेगा टी इंटू ब्रैकेट में बचेगा 1/xc माइनस 1/xl इंटू ई नॉट। बोलो क्लियर है? क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? क्या ये चीज सबके समझ में आई? क्या ये ई नॉट को मैं आगे फेंक दूं चलेगा? आई इज इक्वल्स टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू 1/xc माइनस 1/xl। क्या ये चीज क्लियर है? हाँ हाँ बोलो, समझ रहे कि नहीं? क्लियर है इतना? अब डिसाइड कर लो आपको कहाँ बैठना है। यहां तक समझ में आया? पहले यहां तक छाप लो, ये जगह नहीं है, इसके आगे थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, फिर आगे बढ़ते हैं। करो जल्दी करो। हो गया लिख के? तेलुगु का बाकी है, जल्दी छापो।
हो गया, सेकेंड वाला पार्ट हो गया सबका। टेल में अभी हम लोग ने थोड़ा सा डिस्कस किया था, हालांकि ये अभी तो इस पे नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट दिया था। तो हमने अभी इस पे डिस्कस किया था कि अगर मुझे कोई सिग्नल को ब्लॉक करना है, मींस उसकी वो सिग्नल मुझे नहीं चाहिए, तो उस सिग्नल के लिए क्या कर दो, मतलब उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के लिए करंट को क्या कर दो, मिनिमम कर दो, ठीक है। और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट वही करता है। अब अच्छा, तो मुझे क्या करना है, करंट मिनिमम करना है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, राइट। मुझे आप ये बताओ, इन तीनों में से फ्रीक्वेंसी का टर्म हमको डायरेक्टली किससे मिल जाएगा, ई नॉट से, कॉस ओमेगा टी से, या एक्सएल और एक्ससी से? हाँ, लेकिन उसके तो एंगल में आ रहा है, ठीक है, वहां से भी मिल सकता है, तो उसके लिए फिर कॉस का इनवर्स करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ये वाला देखो, क्या एक्सी और एक्सएल के फॉर्मूले में ओमेगा नहीं आता है ना। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि हाँ, ये तीनों को देखो, फ्रीक्वेंसी पे भी बाद में आती है, ये तीनों टर्म्स को देखो, मुझे बताओ करंट की वैल्यू मिनिमम कब होगी। आप ये बोल सकते हो सर, जब कॉस्ट मिनिमम होगा तो हो सकता है तब करंट की वैल्यू मिनिमम हो, वो भी ट्रू है, हाँ। लेकिन क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ ई नॉट अगर 0 होगा सर, तभी भी करंट की वैल्यू मिनिमम होगी, हाँ। लेकिन ई नॉट मुझे फ्रीक्वेंसी देगा नहीं, इससे अगर मुझे आएगी तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा। अगर मैं बोलूं कि ये पूरा टर्म अगर 0 हो गया, ये पूरा टर्म अगर 0 हो गया, तो पूरा आंसर क्या आएगा फिर करंट का, तो क्या तब भी करंट मिनिमम होगा, हाँ। और यहाँ पे तो मुझे कोई कॉस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स लेने की जरूरत ही नहीं है फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, यहाँ वहां कर दूंगा, फ्रीक्वेंसी आ सकती है। चलो करके ही देख लेते हैं, हाँ, ट्राई करें। क्या आप सब इस पे एग्री करते हो कि अगर ये पूरा टर्म 0 हो गया तो करंट की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी? मिनिमम मतलब 0। अरे भाई, ये पूरा टर्म जब 0 होगा तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल बी, तो करंट की वैल्यू क्या आएगी? तो कहना है से इफ 1 अपॉन XC माइनस 1 अपॉन XL इज 0, देन करंट विल बी मिनिमम। क्या होगा? मिनिमम, दैट इज इक्वल टू 0। यही होगा, हाँ। अच्छा, इसका मतलब आप ये कह रहे, मतलब ये पूरे की वैल्यू अगर 0 हो तो करंट क्या हो जाएगा, मतलब मिनिमम। तो क्या कंडीशन लेके चले हम, इफ 1 अपॉन XC माइनस 1 अपॉन XL इज 0, ये कंडीशन लेके चले ना, हाँ। वो तो ऊपर लिख दिया मैंने, कंडीशन अपनी ये थी, हाँ, बराबर। क्या मैं इसको, चलो, क्या मैं इसको वहां ले जा सकता हूं? कहना है 1 अपॉन XC इज इक्वल टू 1 अपॉन XL। बोलो, मुझे बताओ XC का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाय ओमेगा सी, हाँ। XL का फॉर्मूला क्या होगा? ओमेगा L। XC की जगह जब मैं यहाँ पुट करूं 1 अपॉन ओमेगा सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा L, तो मैंने कुछ गलत किया, ये ओमेगा को ऊपर फेंक दो, ऊपर जाएगा ना, ओमेगा सी अपॉन 1 मतलब ओमेगा सी बचेगा, और यहाँ क्या आएगा? ओमेगा अपॉन L। क्या चाहिए हमको? फ्रीक्वेंसी ना, बोलो। मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो करंट क्या होगा? 0। ये हमने वहां पे कंफर्म कर लिए, इसके बाद ही हम आगे बढ़ रहे कि अगर ये ट्रू है तो I इक्वल टू 0 ये ट्रू होगा। ये बात सही है ना, कि अगर मैं ये मान के चलाऊं तो ये होना ही है, पक्की बात है ये। अगर मैं वो टर्म को 0 मान रहा हूं तो करंट 0 होना ही है। बोलो, ये क्लियर है? क्लियर है?
कुछ डाउट है अभी तक इसके अंदर? बढ़ू आगे? ठीक है, तो क्या मैं इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख सकता हूं? कैन आई राइट दिस 2 पाई एफ इंटू सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू एल? बोलो लिखूं, चलेगा? लेकिन दोस्तों मुझे ये बताओ कि इसके अंदर जो अभी हमको ये जो मुझे फ्रीक्वेंसी आएगी अभी यहां से, ये फ्रीक्वेंसी तो इसीलिए आ रही है ना क्योंकि ये दोनों इक्वल है, वो इसलिए आ रही कि ये दोनों इक्वल है, वो इसलिए आ रही कि ये दोनों इक्वल है, और वो इसलिए आ रही कि ये इक्वल टू 0 है। बराबर बराबर, क्लियर है? तो कोई अच्छा और एक चीज, क्या मैं इसको देखो ये ध्यान से देखना, क्या मैं इसको एक्सएल इधर जाएगा एक्सी इधर जाएगा तो क्या ये एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा? अरे वाह, ये केस हमने देख चुके पहले, एक्सएल बराबर एक्सी वाला देख चुके सीरीज रेजोनेंस में। जब एक्सएल बराबर एक्सी होता है तो जिस फ्रीक्वेंसी पे वो बराबर होता है उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो अगर एक्सएल बराबर एक्सी, मुझे अगर ये इक्वल मिल रहा है, किससे मिल रहा है? इससे मिल रहा है, बराबर। ये किससे आया? इससे आया। इसका मतलब ये कंडीशन तभी वैलिड हो सकती, ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में वैलिड हो सकती है। क्या ये बात ट्रू है? चलो मैं यहां फिर से ग्राफ बना देता हूं। मैंने यहां ग्राफ बनाया किसका? एक्सएल वर्सेस, ये था एक्सएल और एक्सी का ग्राफ, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। एक्सएल का ग्राफ ऐसे होगा फ्रीक्वेंसी के साथ, एक्सी का ग्राफ ऐसे होगा, बराबर। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक्सएल एक्सी बराबर है, इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सीरीज वाले केस में इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या हो रहा था? करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जब हम ग्राफ देख रहे थे तो वो ऐसा बन रहा था, मैक्सिमम आ रहा था करंट। ठीक है, यहाँ देखेंगे हम लोग, आगे की बात है। ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ कि XL बराबर XC ये कब मिलता है? कौन सी फ्रीक्वेंसी पे? बोलो किस पे मिलेगा? XL बराबर XC किस पे मिलेगा? एक फ्रीक्वेंसी पे? क्या 100 फ्रीक्वेंसी पे? और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? ये बात ट्रू है, ये बात ट्रू है भाई। वो एक ही फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी ना जो एक्सएल बराबर एक्सी होगा, तो ये आम नहीं है, ये कुछ खास फ्रीक्वेंसी है, और उस खास फ्रीक्वेंसी को हमने क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ रही है दोस्तों? अगर मैं एक्सएल बराबर एक्सी बोलूं या 1 अपॉन एक्सएल माइनस 1 अपॉन एक्सी बराबर 0 बोलूं, दोनों बात एक ही है। क्यों? इस पे जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको मैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूं ना। इसको सॉल्व करके देख लो, इसको सॉल्व करके देख लो, देखो यही आएगा। इसको वहां मैंने भेज दिया तो ये हो गया 1 अपॉन एक्सएल इक्वल टू 1 अपॉन एक्सी, एक्सी इधर एक्सएल उधर, यही आ रहा है ना भाई, एक्सएल बराबर एक्सी। यानी ये भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाला ही केस है। क्या बोल सकता हूं मैं? अरे बोलो, क्लियर है? इसको सॉल्व करके वही एक्सएल बराबर एक्सी आया, और एक्सएल बराबर एक्सी कब होगा? कौन सी फ्रीक्वेंसी पे होगा? तो क्या ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाला ही केस है? लेकिन यहाँ हमने सर्किट कैसा बनाया? सीरीज के पैरेलल, इसलिए इसको हम कौन सा सर्किट, कौन सा रेजोनेंस बोल रहे हैं? कौन सा बोल रहे हैं? पैरेलल। कौन सा बोल रहे हैं? क्या रेजोनेंस वाली कंडीशन यहाँ प्रकट हो रही है? रेजोनेंस की कंडीशन क्या थी? एक्सएल बराबर एक्सी होना चाहिए। क्या हो रहा है? हो रहा है। तो क्या यहाँ रेजोनेंस होगा? किसका होगा वो नहीं मालूम अभी तक। सीरीज में किसका हो रहा था? किसका हो रहा था? करंट का। यहाँ किसका होगा? नहीं पता, लेकिन रेजोनेंस होगा। क्यों होगा? इसका सबूत कहां से मिला? एक्सएल बराबर एक्सी से। यहाँ डायरेक्टली नहीं दिख रहा था एक्सएल बराबर एक्सी, लेकिन इसको सॉल्व करो तो वही आएगा। यही करके बताया ना इधर। क्लियर है? समझा? बढ़ू आगे। ठीक है, अब रेजोनेंस किसका होगा नहीं पता, और मैंने एक लेकिन हिंट दिया था, किसका रेजोनेंस हो रहा है पता करना है तो क्या चेक करना? कौन सडनली बढ़ रहा है वो चेक करोगे, कि कौन सडनली कम हो रहा है वो चेक करोगे? कौन सडनली बढ़ रहा है। सीरीज में कौन सडनली बढ़ रहा था, तो इसलिए हमने वहां रेजोनेंस इसका माना। अब यहाँ देखते किसका रेजोनेंस होगा। तो जिसका भी होगा अभी तो नहीं पता, लेकिन निशानी क्या देखोगे? जो फटाक से बढ़े, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम मिल जाएगी रेजोनेंस, उसका मानेंगे। अरे बोलो, क्लियर है? चलो बढ़े आगे। ये ट्रू था, फ्रीक्वेंसी निकालना है।
हाँ, तो ये पूरी कहानी इसलिए समझाया कि ये फ्रीक्वेंसी कोई आम फ्रीक्वेंसी है नहीं, ये कौन सी खास, तो खास वाली फ्रीक्वेंसी को नाम क्या देंगे? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो एफ आर लिख दूं इधर, इसको एफ आर की उपाधि दे दी जाए, चलेगा? एफ आर को वहां फेंको, बाकी सबको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा ये? एफ आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/2 स्क्वायर पाई स्क्वायर और एल सी, यही होगा। हाँ, रूट आएगा उधर, एफ आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट में आएगा ना पूरा, 1 का रूट तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर है, रूट के बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर है, रूट के बाहर 2, अंडर रूट में क्या बचेगा? सेम फॉर्मूला नहीं आया था सीरीज में, सब कुछ सेम आ रहा है देखो, लेकिन अब रेजोनेंस यहाँ पे हो रहा है सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि ये भी रेजोनेंस ही है ना, वो भी रेजोनेंस था, ये भी, बट रेजोनेंस किसका हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब कुछ सेम दिख रहा है, लेकिन देखना अब आगे कहानी बदलने वाली है, वो कंसेप्चुअली समझ में आएगा, रट के नहीं समझ में आएगा वो। ठीक है, इतना क्लियर है? तो यहां पर भी अगर मुझे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है तो किसकी वैल्यू चेंज करके अचीव कर सकता हूं? चेक करो इक्वेशन और बताओ, अगर मुझे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज करना है तो किसकी वैल्यू चेंज करके वो अचीव कर सकता हूं? एल और सी की, मतलब इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज करके मुझे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अभी इधर मिल रही है, फिर आगे मिल सकती है, पीछे मिल सकती है, किसकी वैल्यू चेंज करके? एल और सी की। ओके, ठीक है। क्या यही फॉर्मूले को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ भाई, ये ओमेगा के टर्म्स में, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा विल बी इक्वल टू 1/√LC, तो ये फॉर्मूला देख के कंफ्यूज तो नहीं होगे ना, ओमेगा का 2 पाई खाली यहाँ भेज दिए, तो एफ फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आ गया फॉर्मूला। हाँ, घबराना नहीं है, टेक्स्ट बुक में ऐसा फॉर्मूला दिया रहेगा तो ओमेगा के टर्म्स में देखो ना, 2 पाई गायब है, ठीक है, तो ओमेगा में छुपा हुआ है वो। बोलो क्लियर है? हाँ, यहाँ तक समझा? चलो अब इस पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी के ग्राफ पे। हाँ, ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जहां एक्सएल एक्सी बराबर हो गया वो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी? अब पता करना है करंट के साथ क्या होगा एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, बराबर? अरे बोलो। चलो देखते हैं, क्या एल और एलसी की वैल्यू चेंज करूंगा तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज होगी? अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, ये है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये कब आ रही है? ये कब आ रही है? जब ये पूरा टर्म बराबर है भाई, इसी को सॉल्व करके आपने ये लाया ना, इसी को आपने सॉल्व किया तो ये आया। क्या ये बात ट्रू है? इसमें किसी को कोई डाउट है? तो अगर ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आई कब आई? जब हमने ये इक्वल टू क्या माना? क्या ये बात ट्रू है? ये बात ट्रू है? ये इक्वल टू 0 जब होगा तब करंट क्या होगा? क्या होगा? 0। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं ये फ्रीक्वेंसी पे करंट 0 होगा, क्योंकि भाई ये फ्रीक्वेंसी आई तब रही है जब ये ट्रू है, और अगर ये ट्रू है तो करंट 0। फिर से समझे मेरी बात? क्या मैं बोल रहा था एकदम क्लियर हो गया? फिर भी मैं एक बार वापस बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये फ्रीक्वेंसी आपको कब आई? जब आपने ये इक्वल टू 0 माना, और जब हमने ये इक्वल टू 0 माना तब हमको करंट कितना आ रहा था? तो क्या मैं बोल सकता हूं ये फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या होगा? 0। अरे वाह, यहां तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। बोलो क्लियर है? हाँ, सीरीज में क्या हो रहा था? मैक्सिमम मिल रहा था। तो एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी करंट शुड बी मिनिमम। ठीक है, करंट शुड बी मिनिमम। मुझे बताओ मिनिमम कब होगा? जब उससे पहले ज्यादा हो और उसके बाद भी ज्यादा हो, बराबर? तो क्या ग्राफ ऐसा बनेगा? हाँ, क्लियर है? समझ में आया? अच्छा, नाउ टेल मी E इक्वल टू आई जेड, ये ट्रू है क्या? नहीं ना, कैसे ट्रू होगा? E इक्वल टू आई आर ट्रू होता है। ठीक है, तो E इक्वल टू आई जेड लिखना पड़ेगा ना, यहाँ सिंगल थोड़ी है, डबल है, LC। तो अब यहाँ रेजिस्टेंस नहीं, क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? वेरी गुड, क्या आ जाएगा? इम्पीडेंस। तो मुझे बताओ I इक्वल टू E बाय जेड हो जाएगा। हाँ, तो I नॉट इक्वल टू E नॉट बाय जेड हो जाएगा। अरे बोलो क्लियर है? हाँ, if current is minimum then can I say Z will be maximum?
तो एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, चलो इंपीडेंस और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखते हैं। इंपीडेंस और एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और नीचे ले लेता हूं इसको। एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इफ करंट इज मिनिमम, करंट मिनिमम कब होगा? जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना, और कॉम्बिनेशन सर्किट में रेजिस्टेंस की जगह कौन ले लेता है? इंपीडेंस। इसका मतलब अगर करंट कम हो गया, इसका मतलब इंपीडेंस, मतलब उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए इंपीडेंस क्या हो जाएगा? वेरी गुड, क्या हो जाएगा? अगर इंपीडेंस उसके लिए मैक्सिमम हो गया, मतलब वो सिग्नल के लिए करंट जीरो, बराबर, यानी वो सिग्नल सुनाई देगा। करंट जीरो होगा तो वो सिग्नल सुनाई कैसे देगा? देगा क्या? सिग्नल सुनाई देने के लिए उस सिग्नल के, उस फ्रीक्वेंसी के लिए करंट क्या होना चाहिए? और यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो भी सिग्नल होगा, क्या वो सुनाई देगा? अगर पैरेलल वाले में सर्किट में आ रहा है तो देगा। तो करंट अगर मिनिमम, तो ये तो सिंपल है ना भाई, ये तो लॉजिक है। इक्वल टू IR से हमको ये चीज एकदम क्लियर है। अगर करंट कम है, इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा ही होगा। तो करंट कम यानी इंपीडेंस ज्यादा। करंट यहाँ मिनिमम है तो इंपीडेंस, अगर इंपीडेंस को मैक्सिमम बताना है तो जहां मैक्सिमम है उससे पहले कम रहा होगा, उसके बाद कम रहा होगा। तो क्या इंपीडेंस का ग्राफ ऐसा बनेगा? तो यही ग्राफ पहले किसका बन रहा था? यहाँ पे आ जाएगा Z मैक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा? I min। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? ये ग्राफ सीरीज में सेम था, यहाँ पे चेंज देखा हमने। बोलो क्लियर है? ये चीज समझी कि नहीं समझी? अरे बोलो, समझ में आया? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, उसका मुझे जवाब दो। लेट्स से ये अब जो यहाँ पे अब FR की जो वैल्यू है ये 93.2 है, ठीक है? ये 93.2 वाली फ्रीक्वेंसी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट पे आ रही है। किस पे आ रही है? तो इस वाली फ्रीक्वेंसी के लिए करंट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या वो सिग्नल सुनाई देगा? ब्लॉक हो गया, बस सिंपल। तो आप समझ में आया? इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं कि अगर एक कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आपको डिस्टर्ब कर रही है और उसको हमें ब्लॉक करना है, तो उस फ्रीक्वेंसी को सेट कर दो किसमें? पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में। किसमें? तो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में अगर आपने 93.2 सेट कर दिया, मतलब आपने फ्रीक्वेंसी नहीं सेट की, आपने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेट की। क्या सेट की? तो मतलब इस फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी के लिए, सिर्फ ये फ्रीक्वेंसी के लिए करंट क्या होगा? क्या होगा? मतलब वो सिग्नल की आवाज अपने को आएगी क्या? नहीं आएगी। आएगी क्या? इसके लिए करंट मिनिमम है, इसके अलावा जितनी फ्रीक्वेंसी होगी क्या उनके लिए करंट मिनिमम होगा? नहीं ना भाई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो कोई करंट मिनिमम कोई एक ही फ्रीक्वेंसी के लिए हो सकता है। इसके अलावा जितनी फ्रीक्वेंसी होगी क्या उनके लिए करंट मिनिमम होगा? मिनिमम से तो ज्यादा ही होगा। आई बात समझ में? तो ये क्या करेगा? एक फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करेगा और बाकी सबको अलाउ करेगा। सीरीज में क्या हो रहा था? एक फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट कर रहा था, बाकी सबको रिजेक्ट कर रहा था। इसने क्या किया? एक के लिए इसका करंट मिनिमम है, मतलब ये एक को क्या कर रहा है? रिजेक्ट, और बाकी सबको क्या कर रहा है? क्योंकि बाकी सबके लिए करंट जीरो होगा ही नहीं। ये समझ में आ रहा है कि नहीं इससे? हाँ, अरे पक्का। तो ये क्या कर रहा है? उस एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को, बोलो, रिजेक्ट। क्या कर रहा है? रिजेक्ट। और बाकी सबके लिए इसका करंट जीरो होगा क्या? इसीलिए क्योंकि ये एक फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर रहा है और वो फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंट वाली, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिजेक्टर सर्किट। क्या बोलते हैं? और वही सीरीज रेजोनेंट सर्किट को हमने क्या नाम दिया था? वाई, क्योंकि वो रेजोनेंट वाली फ्रीक्वेंसी को अलाउ करेगा, बाकी सबको रिजेक्ट करेगा। बाकी सबके लिए करंट की वैल्यू मिनिमम थी, सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस वाले केस के लिए करंट की वैल्यू इन द केस ऑफ सीरीज। और यहाँ पे रेजोनेंस वाली फ्रीक्वेंसी के लिए करंट की वैल्यू मिनिमम है, तो ये इस फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करेगा, बाकी सबको आने देगा। तो आपको समझ में, मतलब अगर आप मान लो खुद का कोई रेडियो स्टेशन चला रहे हो, या एग्जांपल आप ही हो जो रेडियो का प्रसारण जो है अलाउ करते हो, और आप नहीं चाहते एक पर्टिकुलर जो रेडियो चैनल सुनाई दे, या आपको या फिर उस पर कुछ, जैसे मान लो आप सरकार हो, आप गवर्नमेंट हो, एग्जांपल आप गवर्नमेंट हो, ठीक है,
और कोई एक पर्टिकुलर चैनल है, उसके ऊपर कोई ऐसी बात चल रही है जो जनता में आक्रोश भर दे, ठीक है, उनको जगा दे, तो सरकार चाहेगी कि ऐसा चैनल लोगों तक पहुंचे? नहीं। अब उनको क्या करना है इस चैनल को, मतलब ये फ्रीक्वेंसी जो किसी को सुनाई नहीं देना चाहिए, तो क्या करना है उनको? ब्लॉक। तो वो क्या करेंगे, अपने पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में उस चैनल की फ्रीक्वेंसी सेट कर देंगे। अब क्या होगा, बस आवाज जाएगी नहीं, उस फ्रीक्वेंसी के लिए करंट हो जाएगा मिनिमम, अब वो ब्लॉक, वो सिग्नल आगे रिसीव होगा ही नहीं। आई बात समझ में? इसका इस तरीके से अगर एप्लीकेशन सोचो तो एकदम प्रॉपरली समझ में आता है, ठीक है। जो आप नहीं चाहते कि ये चीज आगे जाए, ठीक है, ये सिग्नल आपके लिए अनवांटेड है, ठीक है, लेकिन फिर भी आ रही है, ठीक है, वो जो भी सामने बैठा है वो कैसे भी करके चाहता है कि उसकी आवाज जनता तक पहुंचे। तो क्या किया आपने, अपने पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में फ्रीक्वेंसी सेट कर दी। वो कौन सी फ्रीक्वेंसी थी? वही फ्रीक्वेंसी जो आप नहीं चाहते थे कि आगे प्रोसेस हो, ठीक है। तो उस फ्रीक्वेंसी के लिए करंट 0 हो गया, बात खत्म। अब कुछ भी कितना भी चिल्ला ले सामने वाला, उसकी आवाज आगे जाएगी क्या? नहीं जाएगी, खत्म। बोलो क्लियर है क्या? ये चीज पूरी समझ में आई? एंड व्हाई पैरेलल रेजोनेंट सर्किट इज कॉल्ड एज रिजेक्टर सर्किट, ये भी समझ में आया? हाँ, तो यहाँ पे अपना रेजोनेंस पूरा हो गया कंप्लीट। सीरीज रेजोनेंट हमने देख लिया, पैरेलल रेजोनेंट हमने देख लिया। अब ये दोनों तभी समझ में आते जब आप लोग को LCR सर्किट समझ में आता। LCR ही तब समझ में आता जब LR और RC समझ में आता। LR और RC तभी समझ में आता जब प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव समझ में आता। आई बात समझ में? तो ये कहानी वहां से चलती हुई आई है, तब जाके अपने को ये चीज एकदम क्लैरिटी से समझ में आई। बोलो क्लियर है? और LRC तभी समझ में आता जब EMI में AC जनरेटर की इक्वेशन समझ में आती। ये I की इक्वेशन E0 sin ओमेगा t, I0 sin ओमेगा t बराबर। और वो तब समझ में आता जब फ्लक्स समझ में आता। फ्लक्स तब समझ में आता जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से समझ में आता। वो अच्छे से तब समझ में आता जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से समझ में आता। तो मैंने कहा था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरुआत करते वक्त कि दिस इज, यहाँ से सीरीज ऑफ चैप्टर की शुरुआत हो रही है, ठीक है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो वो आएगा तो उसके आगे वाला, उसके आगे वाला, उसके आगे वाला, तो लाइन डॉट्स कनेक्ट होते चले जाएंगे। बोलो क्लियर है? ये पूरा समझ में आया क्या? इसमें किसी को कुछ भी डाउट है? पूरा अच्छे से क्लियर हो गया? हाँ पक्का? बोलो कुछ डाउट है तो बोलो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। है कुछ डाउट? हाँ छापो पूरा, फिर इसके रिलेटेड जो 1-2 पॉइंट्स है वो लिखेंगे, छापो। अगर आपको ये तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करूँगा कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आए, ठीक है, और आएगी भी नहीं। उसके लिए बहुत सारी प्री रिक्विजिट नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर समझना है जो अभी मैंने ये पढ़ाया, तो मेरे चैनल पे जाना, उस पर अभी तक AC सर्किट के लेक्चर स्टार्ट नहीं हुए हैं। जब मैं डालूंगा तो 1 से देखना, AC सर्किट 1, AC सर्किट 2, AC सर्किट 3। तो ये तो आज आखिरी लेक्चर है, आज कंप्लीट हो जाएगा AC सर्किट। तो वो इक्वेशन कहाँ से आई, उसके लिए फिर आपको EMI देखना पड़ेगा। तो अब मुझे इसका आंसर तो दो, वो बाकी रह गया। रेजोनेंस किसका हो रहा है यहाँ? वेरी गुड, किसका? मैं क्या बोला था, जो मैक्सिमम होता हुआ दिखे उसका रेजोनेंस मान लो। यहाँ किसका रेजोनेंस हो रहा है? इम्पीडेंस का।
बाकी है, चलो जल्दी। हो गया लिख के? तो अब खाली मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये आप इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बुक में नहीं हमारे, लेकिन इसका जो आंसर आप दे सकते हो अगर आपको अभी ये सब चीजें समझ में आई। मुझे बताओ एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पावर क्या होगी? एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पावर क्या होगी? हाँ नहीं, मैक्सिमम होगी मिनिमम होगी? हाँ सोचो, पावर का फॉर्मूला क्या था? I0 स्क्वायर R/2 है ना? तो इक्वेशन देखो और बताओ पावर क्या होगी? यस सिंपल। करंट क्या है? तो पावर वही सीरीज केस में पावर क्या आएगी? पावर मिनिमम है तो मिनिमम से पहले क्या रही होगी? ज्यादा, मिनिमम के बाद क्या होगी? ऐसा ही ग्राफ बनेगा पावर का भी। हाँ क्लियर है? हो गया? अब इसके रिगार्डिंग जो मैंने अभी बोला उसके कुछ पॉइंट्स है वो लिख लो। इन पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, अच्छा ये बोल करने से पहले एक चीज एकदम ध्यान में रखना, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के लिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला और सीरीज रेजोनेंस सर्किट के लिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? सेम है। इसका मतलब दोनों सेम है क्या? काम अलग दोनों कर रहे हैं, ठीक है? सीरीज रेजोनेंस में एल और सी की वैल्यू चेंज करोगे तो किसकी वैल्यू चेंज होगी? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की। तो सेम इसमें भी तो हो रहा है, एल और सी की वैल्यू चेंज करोगे तो किसकी वैल्यू चेंज होगी? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की। लेकिन यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी काम अलग अलग कर रही है। सीरीज के केस में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो करंट था वो क्या हो जाता था? पैरेलल के केस में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो करंट होगा, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी के लिए करंट क्या हो जाएगा? ये दिमाग में, ये आपको ये समझना है, ठीक है, रटना नहीं है। आई बात समझ में? और वो समझ वही सकता है जिसने प्रॉपरली सुना होगा और जो अभी तक जो मैं बोलते आ रहा हूँ उसको फॉलो करेगा, ठीक है? क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। रेजोनेंस सीरीज वाला दोनों में एफआर की कंडीशन भी वही है, फॉर्मूला भी वही है, लेकिन कंसेप्चुअली इसको समझना इंपॉर्टेंट है। वो समझ में आया ना सबको? आपसे कोई पूछेगा तो बता दोगे ना फर्क क्या है रेजोनेंस में, सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस में? क्या है बोलो? सीरीज रेजोनेंस में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है? करंट मैक्सिमम, तो वो सिग्नल एक्सेप्ट हो जाएगा, राइट? पैरेलल रेजोनेंट में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है? करंट, तो वो सिग्नल रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? यही फर्क है। ये समझ में आ गया, मतलब सीरीज पैरेलल अपने को समझ में आ गया, ठीक है? ये कंसेप्चुअली उसमें समझना था, और क्या था? समझे? क्लियर? हाँ तो लिखो, इन पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, इन पैरेलल रेजोनेंट सर्किट at XL equal to XC, at XL equal to XC, current flowing through, नहीं, at XL equal to XC, the at XL equal to XC, या तो इसको ऐसा लिखो, कट करो, रुको, इन पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, इन पैरेलल रेजोनेंट सर्किट एट XL इक्वल टू XC, इतना लिख दिए।
at XL equal to XC, the frequency is called as resonant frequency. The frequency is called as resonant frequency. मतलब XL equal to XC पे जो frequency होगी उसको हम क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? इसके आगे चले जाओ तो क्या XL XC बराबर मिलेगा? नहीं ना, देखो यहाँ एक XL, इसके आगे अगर मैं चले जाऊं तो इस फ्रीक्वेंसी पे XC की वैल्यू ये है, XL की वैल्यू ये है, अलग आ रही। यहाँ आ जाओ तो यहाँ पे XL की वैल्यू ये है, XC की वैल्यू है, दोनों अलग आ रही। सिर्फ एक ही जगह ये हो सकता है यहाँ पे बस, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको क्या बोलेंगे? क्या लिखा हमने? इन पैरेलल XL equal to XC, the frequency is called as resonant frequency. At this frequency, next line में लिखो, at resonant frequency, ब्रैकेट में लिखना FR, at resonant frequency FR, the current will be minimum and impedance becomes maximum. Next point. Since current is minimum for resonant frequency, the parallel resonant circuit will reject this frequency, and accept all other. That is why it is called as rejector circuit. रिजेक्टर क्यों बोल रहे हैं? FR को देख के समझने का। FR पे अगर करंट मैक्सिमम है तो एक्सेप्टर, FR पे करंट मिनिमम है तो रिजेक्टर, ठीक है? और नीचे ब्रैकेट में लिख दो, here resonance of impedance is taking place. हालांकि ये चीज इसमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, अपने को करंट से लेना देना है। करंट जिसका मैक्सिमम और मिनिमम होगा उसी का सिग्नल प्रोसेस हो पाएगा, ठीक है? ये तो बात इंप्लाई करती है कि अगर भाई करंट मिनिमम है तो जाहिर सी बात है कि इंपीडेंस क्या होगा? मैक्सिमम ही रहा होगा। समझे? क्लियर है? यहाँ पे अपना सीरीज और पैरेलल की कहानी हो गई खत्म। इसके बाद आप एक लाइन छोड़ो, स्टार डालो, और हमें एक अभी नया डिवाइस पढ़ना है जिसका नाम है चोक कॉइल, ठीक है? CHOKE। एक लाइन छोड़ो, स्टार डालो और लिखो चोक कॉइल, ठीक है? अब इसको अपने को पहले समझना पड़ेगा, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो जाके अपने को इसका वर्किंग अच्छे से समझ में आएगा। CHOKE, चोक कॉइल। अच्छा, एक और चीज खाली मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि ये ग्राफ आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिखेगा तो कहीं कंफ्यूजन ना हो। फॉर सीरीज रेजोनेंट सर्किट, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है ये, ठीक है? मुझे आप ये बताओ कि कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी जहां पे करंट क्या होगा? ये है करंट की मैक्सिमम वैल्यू। करंट की मैक्सिमम वैल्यू जिस भी फ्रीक्वेंसी पे होगी उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अगर I मैक्सिमम है तो यहाँ पे R क्या होगा? मिनिमम। क्या होगा? लेकिन मुझे आप ये बताओ, जब आप सर्किट बना रहे हो उसमें L, C, R आप एक ही बार लगाओगे? R की वैल्यू चेंज होगी? नहीं, R की वैल्यू हम बार बार चेंज नहीं करेंगे, ठीक है? तो R की वैल्यू एक ही बार मैंने फिक्स कर दिया। क्या कर दिया? फिक्स, ठीक है? तो अगर मान लो R की वैल्यू, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल R की वैल्यू अगर 5 है तो लेट से करंट था 10, ठीक है?
अगर R की वैल्यू 10 है तो करंट था 20। अगर R की वैल्यू 15 है तो करंट था 30। मैंने क्या बोला आपको, अगर R की वैल्यू 5 तो करंट क्या 10, R की वैल्यू 10 तो करंट क्या 20। अरे तुम उल्टा कर, अगर मान लो R की वैल्यू 20 है, ज्यादा है तो करंट कम होगा। R की वैल्यू 10 है तो करंट को मैंने बढ़ा दिया। अगर R की वैल्यू 5 है तो करंट की वैल्यू लेट से 15 होती है। बोलो क्लियर है इतना? हाँ, तो ये अलग अलग R की वैल्यू पे मैक्सिमम करंट की वैल्यू, इसको मैं I0 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 बोलता हूं, ठीक है। एक बार मैंने एक पर्टिकुलर वैल्यू का रेजिस्टर लगा दिया सर्किट में, तो उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए करंट की मैक्सिमम वैल्यू तो फिक्स हो जाएगी। अरे करंट की मैक्सिमम वैल्यू एक हो सकती है ना, मैक्सिमम वैल्यू चेंज होती है क्या? करंट मैक्सिमम वैल्यू एक ही अचीव कर सकता है। हमने करंट का ग्राफ देखे ऐसा, ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग करंट की वैल्यू होगी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू तो कोई एक ही हो सकती है ना। हाँ ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस पर। किस पर? किस पर? मतलब ये ग्राफ में मैं इससे आपको क्या बताना चाह रहा हूं मालूम है? ठीक है, इस रेजिस्टेंस के लिए ये करंट मैक्सिमम है, इस रेजिस्टेंस के लिए ये करंट मैक्सिमम है, और इस रेजिस्टेंस के लिए ये करंट मैक्सिमम है, लेकिन ये तीनों करंट अचीव तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ही होगा। भले ही करंट की वैल्यू अलग अलग हो, लेकिन ये हर केस में, इस केस के लिए ये मैक्सिमम हो गया, इसके लिए ये मैक्सिमम। मैं आपको यहाँ पे ग्राफ में बताऊंगा तो एकदम और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं एक ग्राफ बना दूं ऐसे, ठीक है, अब समझ जाओ ये तीन अलग अलग सर्किट है, एक में रेजिस्टेंस ये वैल्यू का लगा है, एक में रेजिस्टेंस ये वैल्यू का, एक में ये वैल्यू का, ये तीनों अलग अलग सर्किट है। इस सर्किट में मैक्सिमम करंट इतना अचीव हो सकता है, इस सर्किट में मैक्सिमम इतना, और इस सर्किट में मैक्सिमम, तो मान लो ये वाले सर्किट का ग्राफ ये है, ठीक है, यहाँ करंट की वैल्यू सबसे ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद आया मैं ये सर्किट पे, मतलब सर्किट ही चेंज कर दिया मैंने। अब उसके लिए अब तीनों सर्किट का ग्राफ में एक ही ग्राफ में बना रहा हूं, तो कैसा दिखेगा वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, ये दूसरा सर्किट है, इसमें मैंने किसकी वैल्यू चेंज कर दिया? आर की। तो करंट तो इसमें मैक्सिमम होगा, लेकिन वो मैक्सिमम करंट की वैल्यू कम हो गई। आप समझे? मान लो अगर ये था 15, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इस सर्किट के लिए ये आई मैक्स है, समझे? उस सर्किट के लिए ये आई मैक्स है, तो आई मैक्स, तो ये आई मैक्स ये होगा, लेकिन ये अचीव किस पे होगा? उस सर्किट के लिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे होगा, बराबर। अब मैंने एक तीसरा सर्किट लाया जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू और ज्यादा है, उससे क्या होगा? मैक्सिमम करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? और कम। लेकिन मैक्सिमम करंट को अचीव करना है तो वो कब होगा? तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ही होगा। समझ में आया? क्लियर है? तो इससे बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, आर की वैल्यू चेंज करने से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क पड़ा? तो किस पे फर्क पड़ा? क्या चेंज हुआ? ग्राफ देख के बताओ, कौन सा? करंट की कौन सी वैल्यू चेंज हुई? यस, मैक्सिमम करंट। तो कहना है इन सीरीज रेजिस्टेंस सर्किट, इन सीरीज रेजोनेंस सर्किट, आर की वैल्यू चेंज करने से किसकी वैल्यू चेंज होगी? मैक्सिमम करंट की। तो अगर सीरीज रेजोनेंस सर्किट का जो पेज है वो वहां पे आओ, वहां पे आओ, वहां कहीं पे आप नोट करके लिख दो, या इसको हेडिंग में लिख दो अगर जगह नहीं है तो। In series resonance circuit, the value of maximum current depends on the resistance in the circuit. Depends on the resistance in the circuit. Resistance in the circuit. Clear है? हो गया? क्या इसमें किसी को कुछ भी डाउट है? हाँ, जो अभी मैंने समझाया, क्या इसमें किसी को कुछ डाउट है? बोलो बोलो। तो अगर मैं बोलूं, अब ये चीज आपके सामने लेट से नहीं थी, ठीक है, आपके सामने सिर्फ ये ग्राफ दिया गया है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ इस सर्किट का रेजिस्टेंस R1 है, ये I1 मैक्स है, इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो R2 है, इसकी वैल्यू I max 2 है, इस सर्किट का रेजिस्टेंस R3 है और इसके करंट की वैल्यू I max 3 है। तो मैंने आपसे बोला टेल मी द रिलेशन बिटवीन R1, R2 एंड R3।
ठीक है, सब एंट्रेंस में आता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन इसके पीछे कंसेप्ट मालूम, ग्राफ देके आपसे ये रिलेशन पूछ लेगा और 3-4 ऑप्शन होंगे, R1 ग्रेटर देन इक्वल टू, जो मैं तो डायरेक्ट आपसे पूछ रहा हूँ ग्राफ देख के मुझे रिलेशन बताओ। यस, R1 is greater than R2 and R2 is greater than R3, R2 is greater than R3। ओके, ठीक है, मतलब आप ये बोल रहे हो R3 सबसे कम होगा तीनों में। हाँ, यही बोल रहे हो ना आप? आपने जो बोले उससे तो यही मुझे समझ में आया ना। यस, तो कर दी ना ब्लंडर। अरे तो R1 के, इसलिए मैंने करंट का नहीं रिलेशन पूछा, मैंने R का रिलेशन पूछा आपसे, क्योंकि करंट तो दिख रहा है डायरेक्ट ग्राफ ही करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में। हाँ, तो ऐसी थोड़ी ना आपको फ्री में मार्क्स मिल जाएंगे, सोचना पड़ेगा ना। अरे सोचना पड़ेगा ना, तभी तो कंपटीशन कहलाता है ना, हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो इतना सिंपल है। इसके लिए करंट सबसे ज्यादा है तो इसका R सबसे, तो भाई R1 सबसे कम होगा, क्यों? ग्राफ में दिख रहा है उसका करंट सबसे ज्यादा है। तो भाई ये तो ओम्स लॉ ने हमको सिखाया, ये तो छोड़ ही दो। ठीक है, जिसको 11 का ओम्स लॉ भी पता है तो वो भी इसकी आंसर बता सकता है कि करंट जिसके लिए ज्यादा है सर उसका R सबसे कम होगा। तो यहाँ मैंने R1 पूछा आपसे, तो R1 के लिए करंट देखो, उसका सबसे ज्यादा तो वो सबसे ही कम होगा, फिर R2, फिर R3। बोलो क्लियर है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट, हमने एक हेडिंग लगाई है, दैट इज चोक कॉइल। अभी चोक कॉइल है क्या? इट इज अ डिवाइस। ठीक है, नाउ डिवाइस है तो उसका कुछ पर्पस होगा। ठीक है, उसका पर्पस समझते तो खुद ब खुद उसका जो हमको वर्किंग है वो समझ में आ जाएगा क्या है। लेट्स से आपके घर पे एक बल्ब है, एक लाइट बल्ब है। ठीक है, इसको जो है वोल्टेज चाहिए, इसके अक्रॉस अपने को जो वोल्टेज चाहिए लेट्स से 10 वोल्ट है। ओके, ऐसी रैंडम मान रहा हूं मैं। और अपनी जो सप्लाई आ रही है घर पे वो कितनी वोल्ट आ रही है? 220। क्या आ रही है? 220 वोल्ट। ओके, उसको दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ये फ्यूज हो जाएगा ना, उड़ जाएगा, ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, फट जाएगा, तो उसका फिलामेंट मेल्ट हो जाएगा। तो ये तो प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो इसका मतलब क्या है? हम लोग को इसके लिए इसको वोल्टेज कम करके देना है। क्या करना है इसके लिए? इसको मैंने एक एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, अब करंट इसमें जा रहा है, लेकिन ये जो एसी सप्लाई है 220 वोल्ट की है, मुझे इसको जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 10 ही चाहिए। ठीक है, तो कम करके देना पड़ेगा ना। तो क्या है आपके पास तरीका, बताओ, कुछ दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या कि हम लोग इसके अक्रॉस में एक रेजिस्टर लगा देते हैं। ओके, 100%। तो V इक्वल टू IR करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। एग्जाम्पल लेट से यहाँ मैंने कुछ रेजिस्टेंस ऐसा लगाया कि यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 210 का हो जाए, होएगा ना भाई। रेजिस्टेंस करंट कुछ भी आने दो, मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू से वोल्टेज डिसाइड कर सकता हूँ। ठीक है, 210 का वोल्टेज ड्रॉप हो गया, बचेगा कितना? वही आगे जाएगा, बराबर। तो अचीव हो गया, अचीव हो गया। यही चोक कॉइल का काम है, क्या करना? जो रेजिस्टेंस चाहिए अपने डिवाइस को उतना उसको, सॉरी, जो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए अपने डिवाइस को उतना उसको प्रोवाइड करके देना। ठीक है, योर सोल्यूशन इज करेक्ट बट इट इज नॉट एफिशिएंट। इट इज नॉट, व्हाई? उसका रीजन भी देखते हैं ना। ऐसा ही नहीं कि मैं बोल दूंगा गलत है तो मान लो, आप बोल रहे हो तो सही होगा, तो उसका रीजन देखते, क्यों नहीं ये, क्यों नहीं सही है ये, लेकिन क्यों यूज करना इसको एफिशिएंट नहीं है। मुझे पावर का फॉर्मूला बताओ, पावर का फॉर्मूला बताओ, क्या था? हाँ, क्या था? I R MS इंटू, बोलो, अरे देख के बताओ ना, बुक में है ना। I R MS इंटू R अपॉन पावर, पावर का फॉर्मूला। अच्छा, पावर में LCR का बताओ, पावर में LCR सर्किट का फॉर्मूला बताओ डायरेक्ट। सब बहुत सारी पावर हमने निकाले उसमें से
LCR सर्किट का जो फॉर्मूला है पावर का वो बताओ। यही है, यही है। हाँ अच्छा, अब इस सर्किट में मैंने इंडक्टर लगाया है, इस सर्किट में इंडक्टर लगाया नहीं, कैपेसिटर लगाया है, तो ये कौन सा सर्किट हो गया फिर? वेरी गुड, कौन सा? प्योरली। नाउ टेल मी, क्या हमने प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए पावर निकाली है? कितनी होती है बताओ? P इक्वल टू आई RMS इंटू टी RMS। ये cos फाई क्या हो जाएगा? अरे भाई cos फाई गायब, मतलब इसकी वैल्यू 1 है। अच्छा, अगर cos फाई की वैल्यू 1 है मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है ना cos फाई की। भाई cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। अगर यहाँ cos की जगह 1 आ रहा है, इसका मतलब जो पावर कंज्यूम होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। क्या होगी? मैक्सिमम। क्या होगी? मैक्सिमम। तो अगर ये सर्किट रेजिस्टर लगाने से प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन जा रहा है तो मेरी पावर क्या होगी? यानी ये सोल्यूशन सही है, लेकिन अगर मैं इसको यूज करता हूं तो मेरी पावर जो है वो वेस्ट होगी। मैक्सिमम मतलब ये रेजिस्टर में पावर, रेजिस्टर करंट लेगा, बदले में हीट प्रोड्यूस करेगा, और वो हीट मेरे किसी काम की नहीं, बट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वहां एनर्जी का क्या हो रहा है? लॉस। इट मींस पावर का लॉस हो रहा है। मतलब मैं वो करंट में दे रहा हूं रेजिस्टर को, उसका यूज कुछ नहीं कर रहा हूं, बस वो गर्म हो रहा है और उड़ता जा रहा है, बस ये तो हो गया अचीव। लेकिन एनर्जी का क्या हो रहा है? लॉस। तो ये एफिशिएंट नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, मैंने क्या किया, इसी के साथ एक इंडक्टर लगा दिया। क्या लगा दिया? इंडक्टर। ठीक है, क्या इंडक्टर भी करंट रोक सकता है? सॉरी, हाँ, करंट रोक सकता है। मतलब इंडक्टर भी क्या, E इक्वल टू आई, आर की जगह पे इंडक्टर के लिए क्या होगा? XL होगा। बोलो, तो इंडक्टर भी तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है ना, बट इन टर्म्स ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस रेजिस्टेंस की तरह ही तो काम करता है, बट फॉर इंडक्टर। मुझे तो रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड करना है, ना इसका पोटेंशियल ड्रॉप करने के लिए। तो रेजिस्टेंस, तो मैं क्या सोचा, अगर मैं रेजिस्टेंस यूज करके रेजिस्टेंस प्रोवाइड करूं तो पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा। अच्छा, मुझे बताओ इंडक्टर के लिए पावर का फॉर्मूला क्या है? इंडक्टर के लिए एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या है? यस, क्या है? क्या है? मतलब रेजिस्टेंस तो ये भी प्रोवाइड करेगा, लेकिन पावर कुछ नहीं कंज्यूम करेगा। आप समझ में आया? हाँ, क्यों मैं इंडक्टर लगा रहा हूं? समझे क्या नहीं? ठीक है, तो अगर हम इसके सीरीज में एक इंडक्टर और रेजिस्टर, सिर्फ इंडक्टर अकेले ही काम नहीं कर सकता, इसको साथ में कौन चाहिए? इसके साथ हमेशा क्या होगा? रेजिस्टर होगा। ठीक है, या चलो रेजिस्टर नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, क्यों रेजिस्टर मैंने क्यों नहीं लगाया? इसको अगर कम प्रोवाइड करके देना, रेजिस्टर क्यों नहीं लगाया? बोलो, फॉर्मूला है हमारे सामने, हर चीज को सोच के आंसर दे सकते हो आप। ठीक है, रेजिस्टर लगाने से ये है इंडक्टर की पावर, ये है रेजिस्टर की पावर। रेजिस्टेंस रेजिस्टर भी प्रोवाइड करेगा, रेजिस्टेंस इंडक्टर भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो दोनों केस में मुझे क्या करना है? रेजिस्टेंस अप्लाई करना है ताकि पोटेंशियल कम हो जाए, पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाए। तो वो करने के लिए मैंने रेजिस्टर लगाया था ना, लेकिन रेजिस्टर में एक डिसएडवांटेज था। वो क्या था? अचीव वो हो रहा है जो हमको चाहिए, लेकिन एक डिसएडवांटेज क्या था? कर देगा रेजिस्टर वो, लेकिन पावर कंज्यूम करेगा। इंडक्टर भी क्या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, लेकिन पावर क्या है? ये तो हमने निकाल चुके हैं। इंडक्टिव पावर क्या होती है? 0 ही आई थी। तो इंडक्टर भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, लेकिन पावर कंज्यूम। तो आप ही बताओ क्या ज्यादा बेनिफिशियल है, इंडक्टर का यूज करना कि रेजिस्टेंस का? बोलो, सिंपल है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस है समझने के लिए। ठीक है, अब ये खुद एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसको सर्किट डायग्राम में बताने के लिए मैंने आर्ट से बना दिया। ठीक है, नाउ टेल मी, इस पूरे सर्किट में क्या क्या अवेलेबल है? रेजिस्टेंस अवेलेबल है, इंडक्टर अवेलेबल है,
ये सर्किट कौन सा सर्किट बन गया? हाँ, कौन सा सर्किट? आरएल सर्किट या एलआर सर्किट बोल लूं, चलेगा? चलेगा। मतलब ये जो सर्किट आपको दिख रहा है, क्या ये मैं बोल सकता हूँ सीरीज एलआर सर्किट है? अरे दोनों सीरीज में ही तो लगे हुए हैं ना। हाँ, क्या ये जो सर्किट आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या ये सीरीज एलआर सर्किट है? तो चोक कॉइल इज नथिंग बट सीरीज एलआर सर्किट, बस खत्म। एलआर सर्किट तो हमने पढ़ चुके, उसके सारा वेव डायग्राम, फेजर डायग्राम, सब चीज हमने देख लिया। व्हाट इज चोक कॉइल? सीरीज एलआर सर्किट, खत्म। जो सीरीज एलआर सर्किट के फॉर्मूले सब इस पे चेप दो। आई बात समझ में? हाँ, सीरीज एलआर सर्किट में मुझे बताओ ई का ई इक्वल टू आई आर होता है, बराबर। लेकिन क्या यहाँ एलआर सर्किट है, हाँ, सिंगल नहीं है, एल आर दोनों है, तो आर आएगा क्या अभी इधर? क्या आएगा? आई इंटू, यस, क्या आएगा? वेरी गुड, जेड। एक्सेल किसने बोला? हाँ, क्यों? सिर्फ इंडक्टर लगा है क्या? सिर्फ इंडक्टर है क्या? सर्किट देख लो ना, सिर्फ इंडक्टर है क्या? सिर्फ इंडक्टर होता तो क्या आता? एक्सेल। लेकिन यहाँ पे आर भी तो है ना, तो आर का भी तो रेजिस्टेंस होगा कुछ, बराबर। आई बात समझ में? तो जब एक से ज्यादा सर्किट में रेजिस्टेंस आ जाते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं? इम्पीडेंस। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय जेड। और यहाँ पे जो जेड का फॉर्मूला वो देख के बताओ मुझे क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, अंडर रूट प्लस, तो कहना से E विल बी इक्वल टू आई इंटू अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है? समझ में आया? पक्का? कितने का ये पोटेंशियल ड्रॉप कर लेगा? आई बात समझ में? हाँ, इसमें किसी को कोई डाउट है? अरे बोलो, पक्का? हाँ, तो चोक कॉइल आपने लिखा, ठीक है। उसके नीचे एक काम करो, आप ये वाला डायग्राम बना लो। उसके बाद जो मैं आपको बोलूंगा ना वो लिखना पहले, ठीक है? जो आपको बोलूंगा वो लिखना। क्लियर है? बना लिए? ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ, मेरे को यहाँ पे क्या करना है? मेरा पर्पस क्या था? व्हाट वाज द पर्पस? टू ड्रॉप पोटेंशियल अक्रॉस दिस बल्ब। ठीक है, उसके लिए मेरे पास दो रास्ते थे। एक रेजिस्टर यूज करूं, बट उसका एक डिसएडवांटेज था। वो क्या था? पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो मुझे दोनों अचीव करना है। क्या कि मुझे पोटेंशियल ड्रॉप भी चाहिए और मेरी पावर भी कम से कम हो। ठीक है, उसके लिए हमारे पास मैंने आया पावर के फॉर्मूले में। पावर का फॉर्मूला मुझे बता कि मैं क्या करूं तो पावर कम से कम यूज हो। तो पावर का फॉर्मूला बोलता है ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा, मैं तो चेंज होऊंगा सिर्फ cos फाई के चेंज से। किससे? तो cos फाई चेंज होगा तो पावर चेंज होगी। मतलब अगर cos फाई मैक्सिमम तो पावर मैक्सिमम, cos फाई मिनिमम तो पावर इंडक्टिव के लिए cos फाई 0 होता है तो पावर मिनिमम आती है। इसके लिए cos फाई मैक्सिमम होता है तो पावर, यानी सिंपल सी बात यह है कि भाई cos फाई चेक करो, cos फाई के टर्म्स चेक करो। ठीक है, पावर पूरी पूरी उसी पे डिपेंड है। राइट। तो मैंने क्या किया? cos फाई निकाल के देख लिया। अब cos फाई फॉर आरएल सर्किट कितना आएगा बताओ मुझे? cos फाई की वैल्यू r बाय z आएगी। इंपीडेंस ट्रायंगल बनाए थे, उससे cos फाई की वैल्यू क्या आई थी? r बाय z। ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट इज z हियर? व्हाट इज z हियर? यस r बाय अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। एक काम करो, मुझे सिर्फ यहाँ r के दो टर्म आ रहे ना, मुझे r और एक्सएल के टर्म्स में समझना है, तो r को भी मैं नीचे फेंक देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा क्या? cos फाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाय r। हाँ,
अब मुझे आर को भी रूट में फेंकना है, तो क्या मैं इसको ऐसा स्क्वायर और रूट कर दूं, चलेगा? कुछ गलत किया मैंने? स्क्वायर भी दे दिया, रूट भी दे दिया। लेकिन क्या अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, cos फाई इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, क्या अब ये दोनों को मैं सेपरेट कर सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, cos फाई विल बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1। हाँ, अरे लिख सकता हूँ कि नहीं? ऐसे लिख सकता हूँ बस। अब cos फाई और आर के बीच में मैं डायरेक्ट, अब यहां मैं बोलता तुम बोलते सर आर के बढ़ाने से cos फाई बढ़ेगा, तो फिर ये आर, ये तो बोलता है ये बढ़ाने से मैं कम होऊंगा, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता ना। इसलिए पहले वो इक्वेशन को मैंने सिर्फ एक साइड पे एक्सएल और आर लेके आया। अब तुम क्लियरली बता सकते हो, ठीक है? अब क्लियरली बता सकते हो क्या? अब अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं या इसको ऐसी भी रखूं तो भी आपको समझ में आएगा कि मुझे, आप बताओ, मुझे cos फाई की वैल्यू क्या चाहिए? मिनिमम। क्या चाहिए? मिनिमम। चलो उस पर डिस्कशन करते हैं। ये cos फाई मिनिमम होगा तो पावर क्या होगी? मिनिमम। अब ध्यान दो, ध्यान दो। आर की वैल्यू अगर मैं बढ़ा दूं एक्सएल की वैल्यू से, तो ये पूरा जो रेशियो है, ये 1 से कम होगा। ये समझते हो आप? 1/2 का मतलब होता है 0.5, ये 1 से कम है, तो मतलब डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमरेटर छोटा होगा ना, तो वैल्यू 1 से छोटी आएगी। क्या आएगी? छोटी आएगी, बराबर। अगर आर की वैल्यू मैंने बड़ी कर दिया और इसकी वैल्यू आर से कम है, तो ये पूरी वैल्यू 1 से छोटी प्लस 1 करूंगा, ठीक है? ठीक है, अच्छा सिंपल। ये पूरी वैल्यू अगर छोटी आएगी, ठीक है, ये पूरी वैल्यू अगर स्मॉल आ रही है, ये पूरी वैल्यू अगर स्मॉल आ रही है, तो cos फाई लार्ज होगा। अरे भाई ये पूरी वैल्यू अगर छोटी आएगी तो ये लार्ज होगा कि नहीं? ये कब हुआ? जब मैंने आर को ज्यादा रखा और एक्सएल को, या सिंपल मैं ऐसा बोलता हूं, आर ग्रेटर देन एक्सएल रखा। सिंपल। ये करने से cos फाई क्या आया मुझे? मैक्सिमम। क्या आया? उल्टा करके देखो। अगर मैं एक्सएल की वैल्यू ज्यादा रखूं, इसकी वैल्यू कम रखूं, तो क्या ये ओवरऑल चीज कम आएगी? हाँ कि ना? अरे बोलो, सॉरी, ज्यादा आएगी ना। एक्सएल की वैल्यू अगर मैंने ज्यादा रखा और आर की वैल्यू कम रखा, तो ये पूरा रेशियो 1 से बड़ा होगा, मतलब ये ओवरऑल वैल्यू बड़ी होगी। अगर ये वैल्यू पूरी बड़ी है तो cos फाई कम होगा। ये कब हुआ? जब मैंने एक्सएल बड़ा रखा आर से, तो cos फाई की जो वैल्यू वो क्या हो गई? अगर cos फाई की वैल्यू कम तो पावर कम। आई बात समझ में? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्सएल बड़ी वैल्यू का लगाओ और आर छोटी वैल्यू का, तो उससे क्या होगा? ये दोनों एक्सएल आर दोनों क्या? रेजिस्टेंस। दोनों क्या है? तो दोनों मिलके रेजिस्टेंस तो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन पावर भी कम से कम कंज्यूम करेंगे। क्या दोनों पर्पस फुलफिल हो रहा है? रेजिस्टेंस भी मिल रहा है सर्किट में और पावर भी ज्यादा कंज्यूम नहीं हो रही है, ठीक है? ये इक्वेशन लिख के नहीं समझ में आएगा, जो मैंने अभी समझाया ना, ये समझने से समझ में आएगा। तो ये क्लियर हुआ क्या? कैसे एक्सएल और आर मिल के पोटेंशियल भी जितना चाहिए उतना दे रहे। पोटेंशियल के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल ड्रॉप करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? रेजिस्टेंस। क्या चाहिए? लेकिन बजाय सिर्फ रेजिस्टेंस के हम क्या लगा रहे? रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर का कॉम्बिनेशन। उससे क्या होगा? सिंपल सर, पावर कम कंज्यूम होगी। रेजिस्टेंस भी तो वो काम कर ले रहा था, लेकिन पावर मैक्सिमम ले रहा था। हमने क्या किया? इंडक्टर साथ में लगा दिया। अब भी ये पोटेंशियल ड्रॉप करेंगे मिलके, लेकिन पावर कम कंज्यूम करेंगे। तो भाई फायदे की चीज है ना। तो मैं खाली रेजिस्टेंस लगाऊं कि आरएल साथ में लगाऊं? दिख रहा है यहाँ पे आरएल लगा, और एक्स उसमें भी आरएल में लगा रहा हूं, लेकिन उसमें भी एक्सएल की वैल्यू ज्यादा रख रहा हूं। समझे फायदे की चीज? जबकि आपको ऐसा लग रहा था रेजिस्टेंस की वैल्यू रखने से कुछ होगा, नहीं। रेजिस्टेंस कम से कम का लगाऊं, एक्सएल ज्यादा से ज्यादा लगाऊं, तो मेरा पावर में बचत ही बचत है, ठीक है? तो एक काम करता हूं, मैं रेजिस्टेंस 0 ले लेता हूं, एक्सएल मैक्सिमम ले लेता हूं, पावर ना के बराबर यूज होगी, निग्लिजिबल। आई बात समझ में? एंड दिस इज स्टॉप पॉइंट, खत्म, ठीक है? ठीक है। अब क्यों वो तो आइडियल केस। सुनो मेरी बात, आर जैसे मैंने बोला 0 ले लो, एक्सएल मैक्सिमम कर दो। आप कुछ भी कर लो, आर को कभी 0 नहीं कर सकते आप। कोई सर्किट में आप रेजिस्टेंस को
निग्लिजिबल कर सकते हो, जीरो नहीं कर सकते। तो अगर मैंने यहाँ पे इंडक्टर लगा दिया, इट विल ऑटोमेटिकली बिकम आरएल, क्योंकि रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, बराबर। तो वो जो सर्किट काम करेगा किसके जैसे काम करेगा, आरएल सर्किट जैसे, ठीक है, समझना। तो व्हाट इज चोक कॉइल? इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू अचीव अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी अप्लायंस, ओके, ठीक है। एंड ये हम कैसे अचीव करते हैं, कैसे अचीव करते हैं? बाय कनेक्टिंग अ सीरीज एलआर सर्किट विद द अप्लायंस। बोलो क्लियर है, समझा? तो चोक कॉइल, अभी उसका नीचे मैं उसके डेफिनेशन बोल रहा हूँ, लिखो। चोक कॉइल इज अ सर्किट, चोक कॉइल इज अ सर्किट which is used to achieve potential drop across any appliance, which is used to achieve required, ऐसा लिखो। choke coil is a circuit which is used to achieve required potential across any appliance, required potential across any appliance, across any appliance। लिखे इतना, लिखे इतना, across any appliance। अब एक लाइन नीचे छोड़ के लिखो, if we use a resistor of negligible resistance, या फिर ऐसा लिखो, कट करो उसको। If we use a resistor of minimum value and inductor of maximum value, अच्छा, मिनिमम और मैक्सिमम की जगह ना स्मॉलर एंड लार्जर लिख दो, वो ज्यादा एक्यूरेट बैठेगा। उसको कट करो मिनिमम को और उसकी जगह लिखो स्मॉलर, और मैक्सिमम को कट करो और उसको लिखो लार्जर। ये नोट्स मैं ऐसे लिखा रहा हूँ जो आपको पढ़ने में आसानी हो, सेल्फ स्टडी करते टाइम एक बार में समझ में आ जाए सर ने क्या पढ़ाया है, ठीक है। इफ वी यूज अ रेजिस्टर ऑफ स्मॉलर वैल्यू एंड इंडक्टर ऑफ लार्जर वैल्यू इन चोक कॉइल, then we can achieve the required potential with minimum power loss। या फिर लिख दो विथ मिनिमम पावर कंजम्पशन, लॉस हटाओ और लिखो विथ मिनिमम पावर कंजम्पशन, ठीक है। अब ये आपके समझने के लिए है, ये पूरी कहानी लिख दो cos पाई से लेके यहां तक, ठीक है। सुनो, ये तो लिख दोगे, इसके बाद ये ऐसा लिखना, इफ R is greater than XL then cos phi will be maximum, if XL is greater than R then cos phi will be minimum। हो गया क्लियर? यहाँ चोक कॉइल खत्म। इसके बाद हमको देखना है LC ऑक्सीलेशन, ठीक है। वो एक अच्छा खासा लंबा एक्सप्लेनेशन है उसका, ठीक है। तो वो हम देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के